वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णुः कूर्जाच्च सम्पदां हरो रक्षतु गात्राणि जस्यैका जन्मपत्रिका। ओम आप समझ लें, ये जिनका जन्म समय जन्म तारीख मुझे प्राप्त है वो 8/10/1977 जन्म दिनांक है और जन्म समय 4 बजे सुबह अर्थात AM कोल्हापुर महाराष्ट्र की ये कुंडली है। आप समझ लें, पहले कुंडली के बारे में जानकारी ले लें कि नवग्रहों की स्थिति क्या है और किन ग्रहों में कितना बलाबल है। अतः आप सिंह लग्न के जातक हैं। लग्न की जो स्थिति है 15 डिग्री पर आपका जन्म है और मंगल 27 डिग्री पर, शुक्र 25 डिग्री पर, सूर्य 20 डिग्री पर, बुध 12 डिग्री पर, शनि 3 डिग्री पर, चंद्रमा 19 डिग्री पर, गुरु 12 डिग्री पर और राहु 21 डिग्री पर विद्यमान है। अब हम जानकारी करें कि इन ग्रहों के बलाबल के आधार पर इनकी स्थिति क्या है। अतः बुध जो हैं सो अस्त हैं, बुध अस्त हैं और राहु केतु भी वक्री हैं। इस आधार पर हम यदि जानकारी प्राप्त करना चाहें जीवन से संबंधित तो आप जानकारी कर लें कि लग्न में शनि और शुक्र विद्यमान हैं जो सिंह राशि में हैं और द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और बुध यानी 3 ग्रहों की स्थिति है। बुध अस्त हैं और राहु केतु वक्री हैं। तीसरे स्थान में कोई नहीं, चौथे स्थान में कोई नहीं, 5वें स्थान में भी कोई नहीं, 6ठे में कोई नहीं, 7वें में कोई नहीं, 8वें स्थान जो आयु का स्थान है उसमें केतु हैं और केतु वक्री हैं। 9वें में कोई नहीं, 10वें में कोई नहीं, 11वें स्थान में मंगल और गुरु की स्थिति है तथा व्यय भाव जो खर्चा का घर है उसमें स्वक्षेत्रीय होकर चंद्रमा विद्यमान है। अतः नवग्रहों की स्थिति के बारे में बलाबल के साथ मुझे जानकारी मिल चुकी। अब हम नवग्रहों की जो स्थिति है उसमें भाव फल से शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में आपको 1 और 2 द्वितीय स्थान अर्थात जो धन कुटुंब का है इस भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको धन तथा कुटुंब के सुख में भी वृद्धि होगी, परंतु यह स्थान बंधन का भी होने के कारण कुछ परतंत्रता का सा भी अनुभव होता है। सूर्य अपने निज स्थान से अपने 7वें मित्र देश से गुरु की मीन राशि में अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव अर्थात आयु भाव को देखने के कारण आपकी आयु एवं पुरातत्व में वृद्धि होगी अर्थात लाभ होगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में, नगर में, शहर में आप जाने जाएंगे। महर्षि का कहना है कि धनगत दिन नाथे पुत्र दारे विहीनः कृशतनुरति दीनो रक्त नेत्रः कुकेशः भवति च धन जोक्तो लोह ताम्रे न सत्यम न भवति गृह मेधी मानवो दुख भागी। अर्थात द्वितीय भावस्थ सूर्य के होने से स्त्री और संतान के पक्ष में अभाव और हीनता का भी दिग्दर्शन हो रहा है। आपका शरीर
दुबला पतला दीन लाल नेत्र वाले खराब केस वाले लोहा और तांबा के व्यापार से आप धनी होंगे, अर्थात आपके जीवन में लोहा और तांबा का बिजनेस बहुत अच्छा होगा और गृह में जदा कदा कमी महसूस होगी और दुखी भी आप विशेषतया रहेंगे। ये सूर्य का प्रभाव है। सबसे पहले हम जानकारी कर लें कि भाव फल का प्रभाव कब और किस समय लागू होता है। तो जीवन में जिन जिन ग्रहों की महादशा आती है, बस महादशा में भाव फल विशेष रूप से लागू होता है। भाव फल ही प्रधान है। अतः जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में सूर्य की स्थिति जो कन्या राशिस्थ हैं, आप समझ चुके। अब हम चंद्रमा के बारे में जानकारी करेंगे। स्वराशिस्थ अर्थात कर्क राशिस्थ होकर चंद्रमा व्यय भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में विद्यमान होने के कारण महर्षि का कहना है कि व्यय निलय निवेशे रात्रिनाथे कृशांगः सतत हिम सरोगी क्रोधनो निर्धनश्च निज बुध गुरु गेहे दान्तिकस्त्यागशीलः कृशतनु सुख भोगी नीच संगी सदैव। अर्थात द्वादस्थ भाव चंद्रमा के होने से दुर्बल और कफ रोग से पीड़ित आप होंगे, साथ ही क्रोधी और निर्धनता का भी परिचालन होगा। लेकिन कर्क राशिस्थ होने के कारण आप कर्मनिष्ठ दानी कृष शरीर सुख भोगी किंतु नीच का सेवक भी आप होंगे। ये द्वादस्थ चंद्रमा का प्रभाव है। लेकिन महर्षि भृगु का कहना है कि 12वें व्यय भाव में अपनी ही कर्क राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको जीवन में खर्चाधिक का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसकी पूर्ति बाहरी स्थानों के संबंधों से पूर्ति होगी और सुख यश एवं लाभ की भी प्राप्ति होगी। यहाँ से चंद्रमा 7वीं शत्रु देश से शनि की मकर राशि में षष्ठ भाव को जो रोग शत्रु का घर है, अतः उस भाव में दृष्टि होने के कारण आपको अपने मनोबल एवं खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष पर प्रभाव एवं विजय की प्राप्ति होगी, परंतु रोग झगड़े मुकदमे आदि में भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अर्थात चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा जब आएगी तो आपको इसका फल जो अभी आप श्रवण किए ये लागू होगा। अब हम 11वें भाव में अर्थात सिंह लग्न से संबंधित 11वें भाव में मंगल की स्थिति है और 11वें भाव अर्थात आय लाभ के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से आपकी आमदनी में काफी वृद्धि होगी तथा माता भूमि मकान आदि का भी सुख विशेष मात्रा में प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल चौथी मित्र देश से द्वितीय भाव अर्थात धन भाव को देखने के कारण धन की भी प्राप्ति होगी एवं कुटुंब द्वारा सुख भी प्राप्त होगा अर्थात सुख मिलेगा। 7वीं मित्र से पंचम भाव को देखने से संतान तथा विद्या बुद्धि के पक्ष में सफलता मिलेगी तथा 8वीं उच्च दृष्टि षष्ठ भाव को देखने के कारण शत्रुओं रोगों तथा झंझटों पर विजय भी प्राप्ति होगी। खासकर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक अत्यंत प्रभावशाली शत्रुजयी धनी तथा ननिहाल का भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। महर्षि का कहना है कि यदि 11वें भाव में मंगल की स्थिति हो तो जातक को ध्यान दें सूरजन हितकारी चाय संस्थे च भौमे नृप इव गृह मेधि पीडितः कोपपूर्णः।
भवति च यदि तुंगे लोक सौभाग्य जोक्तो धन किरण नियोक्तः पुण्य कामार्थ लोभी। अर्थात एकादश भाव में यदि मंगल हो तो जातक देवों का भक्त, आस्तिक प्रवृत्ति का और अध्यात्मवादी होता है। साथ ही राजा के समान पुत्रादि संतान से युक्त किंतु पीड़ा सहित और क्रोधी भी होता है। अतः आप इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब द्वितीय भावस्थ बुद्ध की स्थिति क्या बतला रही है। अतः दूसरे धन कुटुंब के स्थान में अपनी ही कन्या राशि पर स्थित उच्च बुद्ध के प्रभाव से आपको भाई बहन तथा कुटुंब के सुख को यथेष्ट मात्रा में प्राप्ति होगी। साथ ही आपके धन और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। यहाँ से बुद्ध सातवीं नीच दृष्टि अष्टम भाव को देखता है। अतः आपकी आयु एवं पुरातत्व के संबंध में अनेक प्रकार की चिंताओं, कठिनाइयों एवं कमियों का शिकार भी बनना पड़ेगा और दैनिक जीवन में कुछ असंतोष बना रहेगा तथा पेट में भी कुछ खराबी रहेगी। महर्षि का कहना है कि द्वितीय भावस्थ बुद्ध जो कन्या राशि में मौजूद है, अतः आपको भवति च पितृभक्तः सुस्थिरः पाप भीरो मृदु तनुन खर रोमा दीर्घ केशोति गौरः धनगत शशिसूनौ सत्यवादी बिहारी बहुतर वसु भागी सर्वकाल प्रवासी। अर्थात द्वितीय भावस्थ बुद्ध के होने से जातक पिता का भक्त, स्थिर और पाप से डरने वाला, अति गौरवर्ण अर्थात आपका शरीर गौरांग होगा, आप गौरवर्ण के जातक होंगे, सत्यवादी, बिहार प्रिय, अति सुखी लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाले होंगे। अब मैं गुरु का फलादेश कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में मंगल के साथ एकादश स्थान में बुद्ध विद्यमान है, बृहस्पति विद्यमान है। अतः ब्रजति भूमि पते समतां धनैर निज कुलस्य विकार करः सदा। अरे सकल धर्म रतोर्थ समान्वितो भवति चाय गते सुरयाजके च। एकादश स्थान में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को बालावस्था में हृदय रोग का सामना करना पड़ता है। अतः बालावस्था में आप हृदय रोग से पीड़ित होंगे और उचित दान करने में भी आप अपनी असमर्थता जताएंगे, अर्थात असमर्थ होंगे। दान भाव में, दान की प्रवृत्ति में आपको कमी का अनुभव होगा। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि एकादश भाव में 11वें लाभ भवन में अपने मित्र बुद्ध की मिथुन राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से आपको आमदनी के पक्ष में विशेष सफलता मिलेगी तथा आयु एवं पुरातत्व की शक्ति में भी वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु पांचवी शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है। अतः भाई बहन से मतभेद रहेगा तथा पुरुषार्थ की भी वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में पंचम भाव को देखने के कारण पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है। अतः विद्या बुद्धि संतान का लाभ आपको मिलेगा, परंतु ग्रह के अष्टमेश होने के कारण कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। नवमी शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ वैमनस्य तथा परेशानियां भी रहेगी। अतः ये फलाफल भी आपको
जब गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी तब उसमें आपको विशेष इन फलादेशों का सामना करना पड़ेगा। अब प्रथम भाव में ही अर्थात सिंह राशिस्थ जो लग्नस्थ है, तनुभाव है, उसमें शुक्र की स्थिति है। और प्रथम भाव में यदि शुक्र की स्थिति हो तो आपको किन किन फलादेशों का सामना करना पड़ेगा। तो महर्षि भृगु कह रहे हैं कि पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से आपको शारीरिक सौंदर्य, श्रृंगार, मान एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है तथा भाई बहन एवं पिता के साथ कुछ मतभेद रहते हुए भी सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात मतभेद की स्थिति रहेगी, भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद रहेगा, हर एक पहलुओं पर आप दोनों का विचार एक हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मान प्रतिष्ठा एवं सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा जातक अपनी उन्नति के लिए बहुत परिश्रम करता है, एक नहीं कई उदाहरण है, ऐसा देखा गया है न, और चातुर्यता का भी सहारा लेता है। यहाँ से शुक्र 7वें मित्र देश से सप्तम भाव को शनि की कुंभ राशि में देखता है, अतः आपको स्त्री पक्ष से सफलता, शक्ति तथा प्रतिष्ठा मिलेगी एवं दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ एवं सुख की प्राप्ति होगी। पूर्वाचार्य का कहना है कि शुक्र यदि लग्नस्थ हो तो जातक को कुछ गड़बड़ी आ गई थी। जनुखे लग्न गते भृगुनंदने भवति कार्जरतः पर पंडितः विमल शिल्पजुते सदने रतो भवति कौतुकः विधि चेष्टितः। शुक्र यदि लग्नस्थ हो तो जातक कार्य करने में तत्पर, परम पंडित, उत्तम शिल्प युक्त, घर में रहने वाला, किसी भी विषय में कुतूहल नहीं मानने वाला, विधि अर्थात प्रारब्ध को प्रबल मानने वाला होता है। अब हम शनि का फलादेश ग्रहण करेंगे। शनि आपकी कुंडली में लग्नस्थ है, अतः ये योग भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सतत मल्प गतिर मद पीडिता तपन जे तनुगे खलु चाधमः भवति हीन कचह कृश विग्रहो मित सुहृदय पोषात्मनि मानव। अर्थात लग्नस्थ शनि यदि विद्यमान हो तो जातक मंद गति, मद से पीड़ित, नीच प्रकृति, अल्प केश वाला और दुर्बल शरीर वाला होता है। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि यदि पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से आपको शरीर के संबंध में परेशानी, रोग आदि का सामना करना पड़ेगा, परंतु शत्रु पक्ष पर कुछ प्रभाव बना रहेगा। यहाँ से शनि तीसरी उच्च तथा मित्र से तृतीय भाव को देखता है, अतः भाई बहन की शक्ति प्राप्त होगी तथा पराक्रम में भी वृद्धि आपको होगी। 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में सप्तम भाव को देखने से कुछ परेशानियों के साथ स्त्री तथा व्यवसाय का सुख एवं लाभ प्राप्त होगा, लेकिन 10वीं मित्र जैसे 10म भाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ सफलता, यश एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब हम राहु का फलादेश जानेंगे। चूंकि आपके द्वितीय स्थान में धन राशि अर्थात धन भाव में राहु की स्थिति है, महर्षि भृगु कह रहे हैं कि दूसरे धन, कुटुंब,
के भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ उन्नति करेगा। कभी कभी इसे घोर आर्थिक कष्ट भी उठाना पड़ेगा और ऋण लेना भी पड़ेगा। तो कभी कभी इसे अकस्मात ही जैसे मुफ्त धन की प्राप्ति भी हो जाती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक की धन वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम, गुप्त युक्तियों एवं गंभीरता से काम लेना पड़ता है। चतुर तथा चालाक भी होता है। अतः आप समझ चुके कि द्वितीय भावस्थ भृगु राहु का क्या फलादेश दे रहे हैं। लेकिन ऋषि का कहना है कि राहो धनस्थे कृतचौर वृत्ति सदा बलिप्तो बहुदुःख भागे मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा बसे नीच गृहे मनुष्य। अर्थात द्वितीय भावस्थ राहु की स्थिति होने से चोरी करने की प्रवृत्ति, अभिमानी, दुख का भागी, मत्स्य मांस से धनोपार्जन करने वाला तथा नीच जनों का आश्रित भी होता है। अब मैं अष्टम स्थान में केतु की स्थिति है। अतः अष्टम स्थान में केतु की यदि स्थिति हो तो गुदं पीड्यते ससादरोगैरवश्यं भवं भयं वाहनादे स्वद्रव्यस्य रोधः भवेदष्टमे राहु पुच्छेऽर्थलाभ सदा कीटकन्याज गोयुग्म केतुः। जय हो। महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव में यदि केतु की स्थिति हो तो जातक को बवासीर आदि रोग से भी पीड़ित होना पड़ता है और वाहनादि से भय की भी प्राप्ति होती है, धन की भी अप्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि मीन राशि में स्थित है अतः ये फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि में स्थित केतु के प्रभाव से आपको जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य संकटों का भी सामना करना पड़ेगा तथा पुरातत्व के संबंध में भी हानि उठानी पड़ेगी। आपके पेट के निचले भाग में विकार भी उत्पन्न होगा। हर समय चिंताओं से आप घिरे रहेंगे परंतु अपने साहस और धैर्य को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भूल नहीं सकते। अंततः उसे कठिनाइयों पर घोर परिश्रम एवं गुप्त युक्तियों के बल पर विजय भी प्राप्त करना पड़ता है। अतः अब आप समझ चुके कि सिंह लग्न का महर्षि और भृगु और पूर्वाचार्यों का क्या मत होता है। इसे बृहत रूप से जानकारी आपको हो चुकी। अब हम शनि चंद्र आपकी कुंडली में मारक हैं और फलादेश श्रवण ही कर चुके कि बुध उच्च हैं। यदि जीवन में रत्न धारण करने की इच्छा महसूस ही नहीं हो, रत्न धारण ही करना है तो आप पन्ना, माणिक्य, पुखराज, मूंगा और ओपल धारण कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में 4 चांद लग जाएगी। साथ ही व्यक्तित्व की यदि चर्चा करना चाहें तो आप एक धर्मात्मा, दयालु, निर्भय, पराक्रमी, हठी और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के जातक आप हैं। यदि जीवन में फलदायी व्यवसाय से संबंधित चर्चा करना चाहें तो आपके लिए सैनिक, वकालत, व्यवस्थापक, ठेकेदारी, फॉरेस्ट जॉब, अभियंता और लेखक, कवि भी आप बन सकते हैं। इनसे संबंधित यदि जीवन में कोई कार्य करना चाहे तो आप बहुत उत्तम प्रकृति के जातक होंगे और आमदनी की भी प्राप्ति होगी। रोग, ज्वर एवं शिरोरोग से पीड़ा झेलनी पड़ेगी। भाग्योदय के वर्ष आपको होंगे 16, 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 46, 50, 54 और 55वां वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर होगा। शुभ अशुभ दिन रवि, बुध, गुरुवार आपके लिए शुभ और शनि अशुभ होगा। लाभकारी रंग लाल, सफेद, हल्का नीला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जन्म से संबंधित यदि चर्चा करना चाहें तो आपका जन्म बुध की महादशा में हुआ
और बुध की महादशा 13/12/1990 तक रहा। बाद में 7 वर्षों के लिए केतु की महादशा आ गई। चूंकि समय बीत चुका है इसलिए उसका फलादेश करना उचित नहीं समझते। जो 13/12/1997 तक रहा। पुनः 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा आ गई जो 13/12/17 तक रहा। 6 वर्षों के लिए सूर्य की महादशा आई जो 13/12/2023 तक सूर्य की महादशा रहेगी। अभी आपको सूर्य की महादशा ही है, अतः आप सूर्य से संबंधित फलादेशों का सामना करें। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सूर्य की महादशा में क्या क्या हमको होगा। तो प्रायः आप समझ लें कि सूर्य आप के कुंडली से दूसरे स्थान पर विद्यमान है। अतः सूर्य की महादशा में आपको यानी अभी चित्त उद्विग्न बना रहेगा। आपको अपने जन्म स्थान से अन्यत्र भी रहना पड़ेगा। शरीर में चोट लगने की भी संभावना रहेगी। अनेक प्रकार के कुछ क्लेश, क्षोभ, धन की हानि, भाई बंधुओं से वियोग तथा प्रशासन वर्ग से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तथा अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। अब आप समझ लें कि सूर्य की महादशा जो विद्यमान है 13/12/2023 तक यानी लास्ट स्थिति ही है। तो आप समझ लें कि सूर्य की महादशा में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा 1/10/2021 तक यानी 1 अक्टूबर तक ये महादशा बीत चुकी। अभी सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा है जो 7/8/2022 तक इनकी अवधि है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद 13/12/2022 तक सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के 8वें भाव में अर्थात आयु भाव में केतु विद्यमान है। अतः इस समय आपको देश त्याग यानी अपने स्थान से आप अलग रहेंगे। धनहानि, बंधु बांधवों से भी मतभेद और अशांति की प्राप्ति, उनसे वियोगावस्था की भी प्राप्ति होगी इत्यादि कुछ विपत्तियां उठ खड़ी होगी और भ्रमण अधिक करने वाले होंगे। लाभ के स्थान पर हानि भी उठानी पड़ेगी। इसके बाद केतु के बाद शुक्र की अंतर्दशा आ रही है। शुक्र की अंतर्दशा, और शुक्र की भी अंतर्दशा आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। शुक्र की अंतर्दशा में आपको सिर में कष्ट, अतिसार यानी पेट की गड़बड़ी, पेचिश से संबंधित भी शिकायत रहेगी। ज्वर, शूल आदि रोगों का भी सामना करना पड़ेगा तथा अन्य अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन 10 वर्षों के लिए इसके बाद चंद्रमा की महादशा आ रही है जो चंद्रमा 13/12/2033 तक रहेगी। चंद्रमा की महादशा आपके लिए बड़ा सुखमय और सुंदर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में आपको बल, वीर्य, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की भी वृद्धि होगी और मिष्ठान्न भोजन, दिव्यशय्या, आसन, छत्र, वाहन, सुवर्ण और भूमि तथा अन्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होगी। अब आप समझ लें चंद्रमा की महादशा में नवग्रहों का अंतर्दशा क्या रहेगा। कुछ गति के साथ आपको हम बतला रहे हैं, अतः आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ऐसा न हो कि मेरी गति कुछ ज़्यादा है तो आप समझ ही नहीं पावे। तो अब आप समझ लें कि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 13/10/2024 तक हम फलादेश करते जा रहे हैं। महादशा का फलादेश और भाव फल का फलादेश। चंद्रमा का जो भाव फल हम कहे हैं, भाव फलादेश, वो चंद्रमा की महादशा में लागू हो जाएगा। अतः चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा
2024 तक है। और इस अवधि में आपको वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्र आदि का लाभ और सुख की भी प्राप्ति होगी, लेकिन निंद अधिक आएगा और आत्म पक्ष में लाभ एवं कल्याण की भी प्राप्ति होगी। लेकिन इसके बाद 13/5/2025 तक मंगल की अंतर्दशा है। इस समय आपको मंदाग्नि यानी जठराग्नि जो है, तो अब आप समझ चुके कि मंदाग्नि एवं पित्तजन्य व्याधियों से भी पीड़ित होना पड़ेगा और अग्निभय, पदावनति, अन्य अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। चूंकि चंद्रमा जो है सो आपकी कुंडली में मारक भी है। महादशा का जो फलादेश हमने किया है, जब जब शुभग्रह की स्थिति, शुभग्रहों की अंतर्दशा और जो भाव फल में फलादेश का वर्णन किए हैं, वो फल आप पर लागू होगा। अब चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा 13/11/2026 तक, इस अवधि में आपको अन्यत्र भ्रमण, शत्रुओं का आगमन, रोग और भयाद की भी प्राप्ति होगी। धन की हानि, बंधु बांधवों का नाश और प्रियजनों में किसी का निधन होना भी दिखाई दे रहा है। अतः इत्यादि अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बहुत सावधानी के साथ समय बिताना होगा, चूंकि सुख प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ रही है, जो 13/3/2028 तक, अर्थात 13/11/2026 के बाद और 13/3/2028 की अवधि में गुरु की महादशा में, चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी और ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा, चूँकि इसमें वस्त्राभूषण की प्राप्ति और धर्माधर्म का विचार भी आप करेंगे और पूर्वापेक्षा आप सुखी भी रहेंगे। गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा आ रही है और शनि की अंतर्दशा 13/3/2028 के बाद 13/10/2029 तक शनि की अंतर्दशा रहेगी। और इस अवधि में आपको भाई बंधुओं से उद्वेग, हानि, भय, शोक, संदेह की प्राप्ति, व्यसनों के कारण कष्ट तथा अन्य अनेक प्रकार के दोष भी उपस्थित हो जाएंगे। साथ ही यह मारक ग्रहों की भी अंतर्दशा चल रही है। शनि आपके लिए अच्छा नहीं है। इस अवधि में आप महामृत्युंजय का जप, शनि का जप, शनि से संबंधित दानादि क्रिया अवश्य अपनाएंगे। इसे आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक आप समझेंगे। पुनः शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आ रही है और बुध आपकी कुंडली में उच्च भावस्थ है, जो 13/10/2029 के बाद 13/3/2031 तक चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। और यह समय आपके लिए बड़ा सुखदायक, बहुत मनोनुकूल रहेगा। इस समय आपको वाहन, पशुधन आदि की भी प्राप्ति होगी और आप मिला जुला कर सभी प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इसके बाद 13/3/2031 के बाद 13/10/2031 तक चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ रही है और केतु आपके जन्म कुंडली में आयु स्थान में स्थित है। अतः आपके लिए मनोद्वेग, चपलता, धनहानि, जनहानि का शिकार भी होना पड़ेगा। अतः पूर्ण सावधानी के साथ और समय बितावे, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं है। पुनः चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, जो 13/10/2031 के बाद 13/6/2033 तक चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। और इस अंतर्दशा में आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कन्या का जन्म होना भी दिग्दर्शित हो रहा है। अतः इस समय आपको मणिमुक्ताहार की भी प्राप्ति होगी और अनेक महिलाओं के साथ स्नेह, प्रेम और संपर्क की भी वृद्धि होगी। आपको बहुत समय मिला जुला कर अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ रही है। 13/12/2033 तक सूर्य की अंतर्दशा रहेगी।
इसमें आपको शत्रुओं का नाश होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मनुष्यों में प्रभाव एवं प्रताप की वृद्धि होगी और सब प्रकार से आप सुख एवं ऐश्वर्य की वृद्धि करने में सक्षम होंगे। तो ये महादशा चंद्रमा की जो 13/12/2033 तक रही। अब आप समझ चुके कि हमको किन किन ग्रहों में कौन कौन सा फल अच्छा और बुरा है। यही आपकी जन्म कुंडली का मध्यम वर्गीय फलादेश था। जय श्री गणेश, जय श्री राम।